ठीक है, ये वही स्टडी है जिसमें वो कंपैरिजन कर रहे हैं कंटिन्यूस वर्सेस इंटरप्टेड एपियोस्टोमी रिपेयर का विद मोनोफिलामेंट एंड मल्टीफिलामेंट एब्जॉर्ब सूचर। मतलब उन्होंने मोनोफिलामेंट यूज किया है और मल्टीफिलामेंट यूज किया है सूचर्स में, और फिर उसमें दो टेक्निक्स लगाई हैं, कंटिन्यूस और इंटरप्टेड। ठीक है, और उसके आउटकम्स को मेजर किया उन्होंने कि एपियोस्टोमी रिपेयर में अगर आप कंटिन्यूस सूचरिंग करें या इंटरप्टेड करें, उसमें दोनों ग्रुप्स में पेन स्कोर्स कितने होंगे, सूचर की लेंथ कितनी यूज हो रही है, और सूचरिंग टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, तो आप प्राइमरी आउटकम कोई भी यूज कर लें, बेशक VAS को यूज कर लें। कभी कभी एक से ज्यादा प्राइमरी आउटकम्स भी होते हैं आपकी स्टडी में, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप जो सा मर्जी यूज कर लें। जैसे स्टैंडर्ड ये होता है कि आप जिससे सैंपल साइज मैक्सिमम आ रहा है ना जिस आउटकम से, वो वाला आपको आउटकम यूज करना चाहिए। लेकिन जो आपके लिए कन्वीनियंट है आप वो यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अमाउंट ऑफ फ्यूचर यूज किया था एज एन प्राइमरी आउटकम। ठीक है, कॉन्टिन्यूस और इंटरप्टेड टेक्निक्स में। अब सेंटीमीटर्स में ये उन्होंने दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ फ्यूचर 85.8 सेंटीमीटर कॉन्टिन्यूस में यूज हुआ है, और इंटरप्टेड में ज्यादा फ्यूचर यूज हुआ है 147.5, ये मीन है। ठीक है ना, और साथ इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है 5.27 और 6.68। जो कॉन्टिन्यूस फ्यूचरिंग है उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 5.27 है, और इंटरप्टेड की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 6.68 है। तो अब एक तो ये तरीका होता है ना कि आप एवरेज निकालते हैं, 5.27 प्लस 6.68 डिवाइड बाय 2, ये सिंपल एवरेज आ जाएगी दोनों की। तो इसमें आपने ऐसा नहीं यूज करना होता है, इसमें आपने पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करनी होती है। तो उसका फार्मूला ये होता है कि आप जो स्टैंडर्ड डेविएशन एक ग्रुप की है उसका स्केयर लेंगे 5.27 स्केयर, ठीक है, प्लस 6.68 का स्क्वायर। ठीक है, इसको एडअप किया, वैल्यू को डिवाइड किया 2 से, और फिर जो भी वैल्यू आपकी आएगी उसका आपने अंडर रूट लेना है, क्योंकि आपने पहले स्केल यूज किए हुए थे तो आपने पूरी वैल्यू का अंडर रूट लेना है। ठीक है, कि आप सिंपल नेट से फार्मूला यूज कर चेक भी कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, इतना मुश्किल फार्मूला नहीं है ये। तो आपने वो जो वैल्यू आएगी ना, वो हमेशा यूज करनी है इस कैलकुलेटर के अंदर, पूल स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो ये हमेशा जो है ना इस दोनों के दरमियान में ही लाई करती है, इसलिए मैंने एग्जांपल के तौर पे, ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे, 6 यूज़ कर ली थी। ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेट करें तो ये अराउंड 5.87 और 6.68 के दरमियान ही कोई वैल्यू होगी। तो मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पे 6 कहा था कि शायद वैल्यू 6 के करीब आसपास है, तो मैंने 6 यहाँ पे पुट किया था। ठीक है, और ये आ गई थी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसके नीचे, ठीक है, ये 6 मैंने पुट किया यहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन में। अब इसकी वेरिएंस जो है वो उसने ऑटोमेटिकली पुट कर दिया कैलकुलेटर ने, क्योंकि वेरिएंस जो है वो सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो 6 का स्क्वायर 36 है, उसने खुद पुट कर दिया, इसका आपको खुद से डालने की जरूरत नहीं है। अब जो टेस्ट वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन मीन है, टेस्ट वैल्यू का मतलब ये होता है, आपको मैंने पहले बताया था कि हाइपोथेसिस हमेशा दो होते हैं आपकी स्टडी में, एक नल हाइपोथेसिस होता है और एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। तो जो नल हाइपोथेसिस है, अब जो कंपैरिजन ग्रुप्स वाली स्टडीज है उसका नल हाइपोथेसिस ये होता है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स। ठीक है ना, और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है कि यस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास ये जो स्टडी थी इसमें था कि कॉन्टिन्यूस सूचरिंग और इंटरप्टेड सूचरिंग में सूचर लेंथ का डिफरेंस है कि नहीं है, मैंने ये फाइंड करना था। तो इसमें जो नल हाइपोथेसिस था वो ये था कि आपके पास कोई डिफरेंस नहीं है, और डिफरेंस ना होने का मतलब है कि देयर इज जीरो डिफरेंस। मतलब जो जितनी लेंथ कॉन्टिन्यूस सूचरिंग में यूज हो रही है उतनी ही इंटरप्टेड सूचरिंग में यूज हो रही है। तो दोनों के जो मीन्स है उनकी जो डिफरेंस है वो जीरो है। और जो एंटीसिपेटेड पॉपुलेशन मीन है, वो आपने जो एक्चुअल डिफरेंस आपकी स्टडी में आया, जो रेफरेंस स्टडी में आपका एक्चुअल डिफरेंस आया हुआ है, जो कि उसकी मीन से निकालेंगे हम, वो आपने यहाँ पे पुट करना है। तो टेस्ट वैल्यू में अपने नल हाइपोथेसिस का जो जीरो डिफरेंस होता है वो यूज करना है, इसमें जीरो की वैल्यू पुट करें। और जो एंटीसिपेटेड पॉपुलेशन मीन है वो अपने स्टडी से निकालनी है। वो इन्होंने कंटिन्यूस सूचरिंग में अमाउंट ऑफ सूचर दिया हुआ है 85.8 सेंटीमीटर, और इंटरप्टेड में 147.5 सेंटीमीटर। तो सिंपल आपने इसका डिफरेंस डालना है। ठीक है ना, 147 माइनस 85.8, तो ये हमारे पास मतलब अराउंड 61 आया था, 61.7। तो ये आपने 61.7 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करनी है। एक ये 61 मैंने पुट किया, तो सैंपल साइज आपके पास ये 1 आया है। 1 इसलिए आया है क्योंकि डिफरेंस चूंकि बहुत ज्यादा है, इसलिए सैंपल साइज इतना कम आया है। मतलब ये कोई गलत नहीं है, वैसे आप फार्मूला में पुट करेंगे तो इतना ही आएगा।
तो कहने का मकसद ये था कि अगर आपके पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनका डिफरेंस जो है वो मीन्स का डिफरेंस कम होगा, तो कुछ प्राइमरी आउटकम्स ऐसे होंगे जिनमें मीन्स का डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो जितना मीन्स का डिफरेंस कम होगा ना आपके पास, उतना सैंपल साइज आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब चूंकि इसमें डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था और काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसकी पी वैल्यू भी 0.0001 है, 0.1 से काफ़ी कम है, तो इस वजह से इसका सैंपल साइज इतना कम आया है। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको कहा था अगर 61 नहीं है फॉर एग्जाम्पल, इसका 30 हम 30 कर लेते हैं या 20 कर लेते हैं। डिफरेंस ऑफ मीन्स जो है, फॉर एग्जाम्पल 2 चले, अगर डिफरेंस ऑफ मीन्स है, एक का 65 आया था और दूसरे का 67 आया था, तो डिफरेंस ऑफ मीन्स आपके पास 2 है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो अब सैंपल साइज आपके पास 71 है। ठीक है, हम दूसरे वेरिएबल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस पर, अगर आपको कंफ्यूजन हुआ ना। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें यहाँ पे स्ट्रक्चर मटेरियल जो है, यहाँ पे सूचर जो टेबल बना हुआ है, टेबल 2 में सूचर मटेरियल, मल्टी फिलामेंट और मोनोफिलामेंट को कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, रिपेयर टाइम, इसमें रिपेयर टाइम इसने जो है 117 सेकंड दिया हुआ है मल्टी फिलामेंट के लिए, और मोनोफिलामेंट के लिए 115.9 दिया हुआ है। तो अगर आप इसका डिफरेंस यूज करें मीन्स का, ठीक है, अब इसका डिफरेंस तकरीबन बनेगा आपके पास अराउंड 2.5। ठीक है, तो अगर आप 2.5 की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे डिफरेंस ऑफ मीन्स की, सैंपल साइज आपका 46 आ गया है। अब ये 46 पर ग्रुप है, ठीक है ना, आपने एक ग्रुप में 46 लेना है तो दूसरे में भी 46 ही लेना है, क्योंकि रेशो आप अमूमन 1:1 लेते हैं दोनों ग्रुप्स की जब भी आप कंपैरिजन करते हैं। तो टोटल आपका सैंपल साइज 92 बनेगा। तो ये है, इसमें आपने बस डिफरेंस ऑफ मीन्स सिंपली पुट करना है तो आपके पास सैंपल साइज आ जाएगा। लेकिन ये एक ग्रुप का सैंपल साइज होता है तो आपने डबल करके अपनी स्टडी में सैंपल लेना होता है, एक ग्रुप में आप 46 लेंगे और दूसरे ग्रुप में भी 46 लेंगे। तो होप इट आंसर्स द क्वेरी। जी समझ आ गई? जी भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब पोल्स के ऊपर जाएं हम। हाँ पोस्ट पे चले जाते हैं। ठीक है, तो पोल्स के डिस्कशन के बाद फिर जो पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस कर लीजिएगा। ठीक है। Okay, everyone, now please be attentive. We're going to share the polls now. Okay, I guess we have got the maximum number of responses. So I'm going to end this poll. Dr. Numan, आप kindly इसको फिर explain कर दीजिएगा। ठीक है, ये अभी करना है कि बाद में, सारों की बात करना है? आप इस वाले को explain कर दिए and then I'll launch the next one फिर। ठीक है, ठीक है, ये था कि मिनिमम एक्सेप्टेबल वैल्यूज फॉर सिग्निफिकेंस एंड पावर ऑफ द स्टडी। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी 95 एंड 80%, 5 एंड 80%, और 25%। ठीक है, मैक्सिमम में आंसर ठीक ही दिया है, ये 95 और 80% का है आंसर ए। तो 80% आपका वो पावर ऑफ द स्टडी होती है और 95% जो है वो सिग्निफिकेंस लेवल होता है।
तो जो अल्फा की वैल्यू आप पुट करते हैं 1 माइनस सिग्निफिकेंस के 1 माइनस अल्फा जो यूज करते हैं वो सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है ना। तो 1 माइनस अल्फा 5% होता है, तो जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 95% हुई। तो ए जो है इसमें वो करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना एक थोड़ी सी मिस टाइपिंग एरर हो गया था। ये जो उन्होंने प्रोपोर्शन यूज किया हुआ ना, ये 17% आपने यूज करना है, 20% नहीं यूज करना। ठीक है, इसको 17% के लिहाज से ये हुआ है, 20% यूज करना, ये टाइपिंग एरर था। Okay, in case आपको पूरा question नहीं show हो रहा, तो I'm going to read it aloud. So the question goes, a group of researchers want to conduct a study to find the prevalence of diabetes in their city. During the literature search, they come across a nationwide study which shows that the prevalence of diabetes in the whole country is approximately 20%. What sample size is required? Actually, ये जो 20% है, इसकी जगह आपने 17% करना है, ठीक है? फिर आएगा, what sample size is required to find the true prevalence of diabetes in the country with 95% confidence interval of the nationwide results? Okay, so I'm gonna end this poll now. Dr. Numan, please आप इसको explain कर दें आप। ठीक है, इसमें उसने group of researchers want to conduct a study to find the prevalence of diabetes in their city. During the literature search, they came across a nationwide study which shows that the prevalence of diabetes in the whole country is approximately 20%। मतलब उनकी रेफरेंस स्टडी थी, इसको मैंने 17% यूज करना था एक्चुअली। तो मतलब उनकी ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स हैं, उन्होंने एक रेफरेंस स्टडी की, नेशन वाइड स्टडी। उसमें जो प्रेवलेंस थी उनकी डायबिटीज की वो 17% थी, ठीक है। तो व्हाट सैंपल साइज इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द ट्रू प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज इन द सिटी विद इन द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ द नेशन वाइड रिजल्ट। इसमें एक तो आपके पास वैल्यू आपके 95% आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज करनी है, ठीक है। तो जो आपको मैंने सैंपल साइज का फार्मूला यूज किया था उसमें वो 95 की जो वैल्यू पहले से सेट होती है वो यूज करनी है। बाकी प्रेवलेंस उसने दी हुई है 20%, 17%, सॉरी। तो वो आपने 17% यूज करनी है, उससे जो आंसर है वो 217 आता है। तो मैक्सिमम ने इससे मार्जिन ऑफ एरर आपको पता है वो फिक्स होता है 5% पे। तो वो अपने फार्मूला पुट किया हुआ है क्रॉस सेक्शन स्टडी के लिए, वन सैंपल सिचुएशन वाला, ठीक है। तो उससे आंसर जो है इसका 217 आता है। तो मैक्सिमम ने आई थिंक ठीक किया इसका आंसर। In case अगर आपको statement visible नहीं है, so I'm going to read it aloud. In a pilot study, an epidemiologist compared the proportion of individuals with bladder cancer working in a plastic factory as compared to those in general population. He concluded that 40% of the individuals who ever worked in the plastic factory and 10% of the individuals who never worked in the plastic industry had bladder cancer. What sample size is required to compare the prevalence and the risk factors of the bladder?
Okay, so I'm going to repeat it again. In a pilot study, an epidemiologist compared the proportion of individuals with bladder cancer working in a plastic factory as compared to those in general population. He concluded that 40% of the individuals who ever worked in the plastic factory and 10% of the individuals who never worked in the plastic industry had bladder cancer. What sample size is required to compare the prevalence and the risk factors of the bladder? अच्छा, ये आपकी कंप्लीट स्टेटमेंट पढ़ी है, आपके पास आई है? क्योंकि इसमें मैंने आगे पावर ऑफ द स्टडी वो बताई हुई है कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज करना और 80% पावर यूज करनी है। तो ये या आपके पास आ रही है पोल्स में? नहीं, मेरे पास तो यहाँ पर नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए तो मुझे आ जाइए। इसकी तो, स्टेटमेंट वैसे मैंने चार्ट में शेयर कर दिया, पूरी स्टेटमेंट। कॉन्फिडेंस ठीक जी, पावर आई 80% और कॉन्फिडेंस जो है वो आपने लेवल बताया हुआ है 95%। डॉक्टर नोमान, आप काइंडली एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, इसमें स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी जी, हो रही है। Yes, in a pilot study, an epidemiologist compared the proportion of individuals with bladder cancer working in a plastic factory as compared to those in general population. He concluded that 40% of the individuals who ever worked in the plastic factory and 10% of the individuals who never worked in the plastics industry had bladder cancer. What sample size is required to compare the prevalence and risk factors of bladder cancer in both of these groups at 95% confidence level and 80% power? इसमें अब हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, उसमें हमने कंपैरिजन करना है ब्लड कैंसर का। ठीक है, एक ग्रुप प्लास्टिक फैक्ट्री में का एक्सपोजर हुआ है प्लास्टिक के साथ और एक ग्रुप का नहीं हुआ हुआ, मतलब वो हेल्दी कंट्रोल में है। तो वो कह रहा है कि रेफरेंस स्टडी से आपके पास प्रेवलेंस आई है 40% आई है ब्लैडर कैंसर की इन द दो वर्किंग द प्लास्टिक फैक्ट्री, और जो प्रेवलेंस है ब्लैडर कैंसर की इन हेल्दी पीपल वो 10% आई है। ठीक है, तो इसमें आप वही वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर टू पॉपुलेशन मीन्स वाला। ठीक है, टू साइडेड टेस्ट यूज करना है आपने। इस पे एस्टिमेट पे जाएंगे। ठीक है, तो इधर आपने वो 5% पहले से सेट होगा, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5 है, अल्फा की वैल्यू 5 है। पावर ऑफ द टेस्ट आप 80 पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप 0.4 करें, क्योंकि वो 40% था एक ग्रुप में, और एक में जो दूसरे ग्रुप में जो ब्लैडर कैंसर की प्रेवलेंस थी वो 10% थी, तो यहाँ पे आप 0.1 डालें तो ये आंसर 32 आता है। ठीक है, तो 32 जो है वो पर ग्रुप सैंपल साइज है, तो मतलब दो ग्रुप में आप 64 लेंगे। ठीक है, ये शायद कंफ्यूजन हो गई होगी काफी लोगों को कि 64 का ऑप्शन नहीं है, तो 32 मैंने एक ग्रुप के हिसाब से इसमें ऑप्शन दिए हुए थे, तो पर ग्रुप आप 32 लेंगे। ठीक है, शायद वो मैं स्टेटमेंट में सही तरह उस तरह से क्लियर नहीं हो पाया, तो 32 इज द राइट आंसर इसका। Okay, so this is our final poll for today.
स्टेटमेंट रीड कर दें काइंडली, पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं। A medical student is conducting a research on adherence to insulin regimen in different socioeconomic groups in the city. He divides the population into lower, middle, and upper classes and randomly selects the patients from all of these groups. What type of sampling was used in this study? Dr. Numan, आप इसको explain कर दे kindly. ठीक है, a medical student is conducting a research on adherence to insulin regimen in different socio-economic groups in the city. He divides the population into lower, middle, and upper classes and randomly selects the patients from all of these groups. What type of sampling is used in this study? ठीक है, इसका मोस्ट ऑफ द पीपल ने मतलब लोगों ने सही आंसर दिया हुआ है, सर्टिफाइड सैम्पलिंग। अब ये पॉपुलेशन है, स्टूडेंट जो है उस पर रिसर्च कंडक्ट करना चाह रहा है एडहेरेंस टू इंसुलिन रेजिमेन पे। उसने पॉपुलेशन को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, लोअर, मिडिल और अपर क्लासेस में, और हर ग्रुप में से उसने रैंडमली जो है वो पार्टिसिपेंट्स जो है वो सिलेक्ट किए हैं। तो चूँकि इसमें उसने ग्रुप्स सेलेक्ट किए, पॉपुलेशन ग्रुप्स में सेलेक्ट किया है और फिर हर ग्रुप को यूज़ किया है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की टाइप है। क्लस्टर तब होती है अगर वो इसमें से कुछ ग्रुप्स को रैंडमली सिलेक्ट करता है। मतलब फॉर एग्जांपल इसने 10 ग्रुप्स बनाए हैं पॉपुलेशन के, और 10 में से रैंडमली उसने 5 ग्रुप सिलेक्ट किए हैं, और फिर उन 5 में से जो है उसने 5-5, 10-10 पेशेंट्स लिए हैं, तो तब वो क्लस्टर सैम्पलिंग होती है। तो इसने चूंकि सारे ग्रुप्स को यूज़ किया है, ठीक है, और हर ग्रुप में से उसने रैंडमली पार्टिसिपेंट सेलेक्ट किए हैं, तो ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है। उसने स्ट्रेटा में डिवाइड किया पॉपुलेशन को ऑन द बेस ऑफ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। किसी ने कहा हुआ कि काइंडली एक्सप्लेन द क्वेश्चन टू शोइंग इन WHO कैलकुलेटर। तो ये मैं बता देता हूँ क्वेश्चन 2 का। मैंने A group of researchers want to conduct ठीक है, a group of researchers want to conduct a study to find the prevalence of diabetes in this city. During the literature search, they come across a nationwide study which shows that the prevalence of diabetes in the whole country is 20%। ठीक है, इसको मैंने 17 करना था तो मैंने गलती से 20 कर दिया, तो 17% तो यूज करेंगे। What sample size is required to find the true prevalence of diabetes in the city within 95% confidence intervals of the nationwide results? तो अब इसमें चूंकि एक ही पॉपुलेशन यूज हो रही है और एक ही ग्रुप है, 2 ग्रुप्स नहीं है, ठीक है, तो इसमें वन सैंपल सिचुएशन वाला जो है फार्मूला वो यूज करेंगे। someone is requesting कि पोल नंबर 4 भी दोबारा एक्सप्लेन कर दे, तो वो मैं विजिबल कर देती हूँ फिर से। ठीक है, क्या आपको कैलकुलेटर की स्क्रीन पे कैलकुलेटर आ रहा है अभी? जी जी, कैलकुलेटर आ रहा है। ठीक है, इसमें उसमें सिंपल आपने जो है वो डायबिटीज की प्रोपोर्शन उसने दी हुई है रेफरेंस स्टडी में, जो कि 17% थी, ठीक है ना। तो उसके जरिए उसने अब एक जो रिसर्चर है उसने रिसर्च कंडक्ट करनी है, अपने सिटी में प्रेवलेंस फाइंड करनी है डायबिटीज की। तो जो उसके पास रेफरेंस स्टडी थी उसमें उसने नेशन वाइड स्टडी को यूज की है, उसमें जो डायबिटीज की प्रेवलेंस थी वो 17% थी। तो वो आपने इसमें वन सैंपल सिचुएशन में जाना है। इसमें एस्टिमेटिंग अ पॉपुलेशन विद एब्सोल्यूट प्रेसिजन, इसमें आप एस्टिमेट में जाएंगे, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 95 पे फिक्स हुआ है।
एब्सोल्यूट प्रोपोर्शन एब्सोल्यूट एंटिसिपेटेड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो है ये 17% थी, तो आप 17% को आउट ऑफ 1 अगर निकालें इसको वैल्यू को तो 0.17 बनता है। ठीक है, तो इसको आप 0.17 पुट करें। एब्सोल्यूट प्रेसिजन रिक्वायर्ड जो है ये फिक्स होती है 5% पे, तो इसको आप 0.05 करेंगे। ठीक है, क्योंकि 5% आउट ऑफ 1 जो है वो 0.05 बनता है, तो सैंपल साइज जो है वो 217 आता है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है।